हेलो स्टूडेंट्स, आज का कारक है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। हमारा लास्ट कारक। अभी तक हमने पूरे जितने भी कारक थे संबंध कारक, जो संबंध जो है षष्ठी विभक्ति, वो कारक में कंसीडर नहीं है, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। कारक का जो लास्ट वाला है वो सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसका जो सबसे पहले कारक चिन्ह है वो कौन सा है? में और पर। ये हमने पहले भी देखा था कि सीधा सीधा किसी भी कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह बताए हुए हैं वो है में और पर। जहाँ भी वाक्य में में और पर आए वहाँ पर हमें सप्तमी विभक्ति लगानी होती है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति रहती है, जहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा वहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगेगी। कई बार पूछा जाता है, शब्द लिखा होता है उसमें पूछा होता है इस विभक्ति को बताइए, तो या इस कारक को बताइए आपको एग्जाम में, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगी। कई बच्चे कारक कुछ बताते हैं और उसके सामने विभक्ति कुछ और उनको याद होती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो कारक है उसके लिए जो विभक्ति है वही विभक्ति ही वहाँ पर बतानी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है अधिकरण किसे बोलते हैं। उसके लिए जो सूत्र बताया चारों ने, आधारो अधिकरणम। आधार ही अधिकरण है, मतलब जो आधार है, जो बेस है, उसी को अधिकरण बोलते हैं। किसका आधार? कहाँ का आधार? तो जब हम वाक्य बोल रहे होते हैं जब भी, तो उस वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, वो कोई एक्शन कर रहा होता है, तो वो जो एक्शन होता है, और कई बार सब्जेक्ट भी नहीं होता, एक्शन भी नहीं होता, नॉर्मल से भी वाक्य होते हैं, लेकिन हर किसी का एक बेस होता है। आपने कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे जो बेस होता है वो वहाँ पर ही अधिकरण होता है। बेस कई प्रकार से हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्ता जहाँ पर भी क्रिया करता है, जहाँ जिस बेस पर क्रिया करता है उसी को आधार बोलते हैं। जैसे कर्ता चल रहा है, तो चलना ज़मीन पे हो रहा होगा, तो वहाँ पर ज़मीन जो है वो आधार हो गई, है ना। अगर कर्ता लिख रहा है तो कागज़ पर लिख रहा है, तो कागज़ उसका आधार हो गया। तो जो चीज़ जहाँ पर वो बैठ रहा है, तो जहाँ पे सिटिंग हो रही है वो उसका आधार हो गया। जैसे भी जहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन रही है कि एक बेस के आधार पर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अधिकरण ही लगता है। ठीक है। अब अधिकरण हो गया, आधार हो गया। आधार के प्रकार देखेंगे। आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये मैं आपको सबको इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ सप्तमी विभक्ति भी यदि लिखने आ जाए, या आपसे बोला जाए कि अधिकरण कारक के बारे में बस लिखिए, तो आपके पास इतना मैटर होना चाहिए लिखने के लिए कि आप उसके बारे में सफिशिएंटली लिख सको। तो आधार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला है औपश्लैशिक आधार। औपश्लैशिक मतलब कि, श्लैशिक मतलब कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से टच होने वाली बात होती है, मतलब जहाँ पर आधार, जहाँ पर बेस से जो करता है, जो करने वाला है, वहाँ पर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर औपश्लैशिक होता है। जैसे कि बैठना, ज़मीन पर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी आप उस आधार का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे आप उसका? आप चल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको जहाँ पर ऐसे आधार आते हैं जहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट समझ में आता है, वहाँ पर औपश्लैशिक आधार होता है। दूसरा है वैश्विक। वैश्विक आधार मतलब क्या होता है? विषयगत आधार, भावनात्मक आधार। इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, इसमें इच्छा या विचार, जैसे आपकी किसी में, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो क्या है? में है, तो मैं बताने के लिए कई वाक्य ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपनी इच्छा बताएंगे, आपको किस में रुचि है, आपकी क्या इच्छा है, तो मेरी इसमें इच्छा है, मेरी इसमें रुचि। इस तरीके की जब विचार, इसमें मेरा विचार है तो मैं इसे मानता हूँ, इस तरीके की जब बात आती है तो वहाँ पर वैश्विक आधार हो जाता है। इसमें डायरेक्ट स्पर्श नहीं हो रहा है। जैसे कि इच्छा या विचार के आधार होता है, वहाँ पर स्पर्श नहीं होता है। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। अब मोक्ष से डायरेक्ट स्पर्श थोड़ी ना, और आपकी इच्छा है, किसी भी तरीके की इच्छा, संगीत पढ़ने, आयुर्वेद पढ़ने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, सोने की इच्छा है, तो जो भी इच्छा है वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन वो उसका जो आधार का टाइप है वो वैसे एक आधार होता है। ठीक है। अभिव्यापक आधार किसे बोलते हैं? यहाँ पर जब संपूर्ण में कोई भी चीज़ व्याप्त होती है और सभी में रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है, तब वह अभिव्यापक आधार होता है। अभिव्यापक मतलब होता है अभिव्याप्त। अभिव्याप्त मतलब कि सभी जगह, सभी चीज़ों में वो चीज़ होना, प्रेजेंट होना, वो सी चीज़, उसे बोलते हैं अभिव्यापक। जैसे इसका उदाहरण तिलेसु तेलम, तो तिल जो होता है, तिल में तेल होता है ना, तो तिल में जो तिल होता है वो पूरे तिल में होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह है एक जगह नहीं है, और सभी तिलों में होता है। तो इसीलिए इस टाइप की चीज़ें होती, सभी शरीर में आत्मा है ना।
तो जहाँ पर इस टाइप के, बहुत रेयर कम उदाहरण है इसके, लेकिन जहाँ पर भी इस टाइप के उदाहरण हैं जहाँ पर अभिव्याप्त, मतलब अभिव्याप्त का मतलब होता है कि पूरे तरीके से सब जगह इन्वॉल्वमेंट है यदि, और हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल तौर पे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर अभिव्याप्त आधार हो जाता है। कुल मिला के हम ये देखेंगे कि सभी में, देखो तिल में तिल, तो मैं आ गया आपका यहाँ पे कारक चिन्ह। मोक्ष में इच्छा, तो मैं आ गए यहाँ पर। चटाई पर बैठना, तो पर, तो मैं और पर आइडेंटिफिकेशन है, आप इजीली कर लेंगे इसको कारक चिन्ह से। आधार के प्रकार ये बताए हैं कि कभी कभी लगता है ना, जैसे हम बोलते हैं बैठ रहे हैं तो आधार है ये, लेकिन कई जगह कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम तिल में तेल है, तो वो कैसे, तिल में तेल को तो वैसा कोई आधार दिख नहीं रहा है कि हम उसको ऑब्जेक्ट वो माने कि वहाँ पर हाँ आपका लगना चाहिए अधिकरण, तो वो इस तरीके से लग रहा है कि जब आप आधार के प्रकार पढ़ोगे तो आपको उसमें एक अभिव्यापक जो आधार है, वो आधार तो तिल है ना, तिल, तेल का आधार क्या है, तिल है, और जो तिल में तेल है वो कहाँ पर है, वो सभी जगह है, ठीक है। तो इसी, अब जैसे बैठते हैं तो बॉडी का एक पर्टिकुलर हिस्सा ही उस जगह से स्पर्श, पूरी बॉडी में तो नहीं हो रहा ना स्पर्श, उसके लिए उसके तो लेटना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आधार के कितने प्रकार होते हैं और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, श्यामः गृहे वसति अश्वः मार्गे चलति। श्याम घर में रहता है, तो ग्रह में रहता है, तो ग्रह उसका क्या हो गया, अधिकरण हो गया ना, उसका आधार हो गया, वो जहाँ रह रहा है। अश्वः मार्गे चलति, घोड़े मार्ग पर चलते हैं, तो घोड़े का जो चलने का आधार वो क्या है, मार्ग है। तो इस तरीके से यहाँ पर अधिकरण को लगाना है। अधिकरण किस में लगेगा, जिस पर कर्ता काम कर रहा है, ठीक है, कर्ता वगैरह और कहीं नहीं लगना है। ये अब दूसरा सूत्र इतस्थ निर्धारण। इतस्थ निर्धारण मतलब क्या होता है कि जब किसी बड़े ग्रुप में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष को किसी अपनी विशेषता के कारण अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अलग मतलब अपादान वाला नहीं, अलग का मतलब होता है उसको एक स्पेशल तौर पर देखना कि ये इन सब में हटके है, वहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति लगती है, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति लगती है। मतलब श्रेष्ठता बताने के लिए हो सकता है वो, या इसके अलावा और भी कोई विशेषता बताने के लिए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन एक समुदाय से उठाकर एक पर्टिकुलर चीज़ को बताने में, है ना। तो क्या है, जब अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, वहाँ समुदायात्मक शब्दों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण छात्राणाम, छात्र, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगेगी। देखिए षष्ठी विभक्ति में जनरली का, के, की वगैरह कारक चिन्ह आते हैं, लेकिन यहाँ पर में भी षष्ठी विभक्ति लग रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी शुद्ध वाक्य आए तो आपको ये बिल्कुल जल्दीबाजी में गलत नहीं कर देना है कि इसमें तो में आ रहा है तो सिर्फ सप्तमी ही लगेगी, षष्ठी नहीं लगेगी। सप्तमी भी लगेगी और षष्ठी भी लगेगी, दोनों ही लगेंगी और दोनों ही सही रहेंगी, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से बनाया है वाक्य छात्राणाम और छात्रेषु मैत्रः पटु, छात्रों में मैत्र चतुर है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको वाक्य बना सकते हैं। इसमें क्या बताया, बहुत सारे छात्र, ग्रुप हो गया छात्र, उसमें एक लड़का मैत्र उसको बताया है कि वो चतुर है, तो उसकी विशेषता के हिसाब से उसको अलग किया, उसका विशेषण बताया। विशेषण किस किस बेस पर बता रहे हैं यहाँ पर, जाति, गुण, संज्ञा, क्रिया, इनमें से किसी भी आधार पर किसी को भी अलग किया जा सकता है कि भाई वो दिखने में के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर, आप बहुत तरीके होते हैं किसी को भी स्पेसिफिक करने के लिए कि ये चीज़ ये इस कारण से स्पेसिफिक, अच्छा भी और बुरा भी, कुछ भी हो सकता है ना। कविषु कालिदास श्रेष्ठा, तो कविषु भी सही है और कवि नाम भी सही है। कविषु पंचमी सप्तमी विभक्ति और कवि नाम षष्ठी विभक्ति, बहुवचन आएगा, सभी में ग्रुप में लगने वाली है, ठीक है। कवि जो कालिदास है, कालिदास में नहीं लगेगी, कवियों में, तो मैं किसके पीछे आ रहा है, कवियों के पीछे, तो इसलिए कवि में सप्तमी विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग षष्ठी भी लगेगी। और फिर जैसे एक और उदाहरण है, क्या उदाहरण है यहाँ पर, नदी नाम गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, दोनों ही सही है, नदी नाम भी श्रेष्ठ और नदीषु भी श्रेष्ठ। नदी एक ग्रुप है और गंगा एक नदी के एक स्पेशल रूप में बताने के लिए, उसका निर्धारण, उसकी श्रेष्ठता बताने के लिए उसको अलग से बताया गया है। तो नदी ग्रुप है तो इसलिए नदी में ये सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो ये आप ध्यान रखिए इसको, इसमें ग्रुप में से एक कोई चीज़ को अलग से बताने के लिए भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है ये कारक। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होता है, इसका एक ही उदाहरण है, सभी बुक्स में यही उदाहरण है। कृष्णा साधु मातली, कृष्णा साधु मातली, तो कृष्णा साधु मतलब होता है सज्जन और असाधु मतलब होते हैं जो असज्जन नहीं, असज्जन। तो कृष्ण माता के साथ में सज्जन है और कृष्ण मामा के साथ क्रूर है। मातुले मतलब होता है क्रूर और मातरी मतलब होता है माता, तो इसमें माता और मामा में सप्तमी विभक्ति लगी है, ठीक है, जिसके साथ है।
तो किसके साथ, माता के साथ, और किसके साथ, मामा के साथ। तो यहाँ पर ना कृष्णा में लगेगी ना साधु में लगेगी, किस में लगेगी सप्तमी विभक्ति, माता और मामा में। जिसके साथ वो साधु और असाधु होगा उस पर्टिकुलर कर्ता, वहाँ पर हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। या आप ये मान कीजिए साधु और असाधु आएगा शब्द तो आपको वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब उपपद विभक्ति मतलब जहाँ पे कोई क्रिया का रोल नहीं है शब्द, ये भी उसी में ही आएगा। उस अधिकरण में ज़्यादातर उपपद विभक्ति के ही है, पर इसमें तो पूरे शब्द ही लिखे हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे उपपद विभक्ति लिख दिया है। साधु, कुशल, निपुण, पटु, युक्त, तत्पर, श्रेष्ठ, निपुण, ये जिस तरीके के जितने भी शब्द हैं ना जो किसी चीज़ की श्रेष्ठता बताते हैं, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन बताते हैं, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। आप देखिए ना, आप कोई भी चीज़ बोलिए, वह संगीत में श्रेष्ठ है, वह ड्राइंग में श्रेष्ठ है, वो कुकिंग में श्रेष्ठ है, वो डांस में से मैं लगा के आप बता रहे ना बहुत सारी। तो जहाँ पर भी ऐसे कोई भी चीज़ आए जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन की बात हो रही हो तो वहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है, ठीक है। कार्य कुशला, कार्य निपुण, शास्त्रीय पटु, नृत्य कुशला, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें भी कुशल है उस चीज़ में लगाए। संगीत में तो संगीत में सप्तमी विभक्ति लगेगी, डांस है वो सिंगिंग है तो गायन है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो जिस चीज़ में है उस चीज़ में सप्तमी विभक्ति लगनी है, और शब्द वो जो आएंगे ही उससे कुशल, आप निपुण, पटु, युक्त, तत्पर, इनसे आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो इस तरीके से छोटी सी सप्तमी विभक्ति का टॉपिक है। तो ये कारक चिन्ह हो गया सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसमें बहुत छोटे छोटे से 3-4 पॉइंट हैं, आप आसानी से लर्न कर। मैं और पर, जहाँ पर मैं और पर आए वहाँ तो सप्तमी लगानी है, और जहाँ पर मैं और पर जैसा मीनिंग नहीं आ रहा वहाँ पर जैसे कुछ कुछ शब्द बताए हैं उनको आपको लर्न कर लेना। ज़्यादातर इसमें मीनिंग निकल ही रहा है सभी उदाहरण में, एक आध दो को छोड़ दें, बाकी सभी में इसका मीनिंग निकल रहा है। तो इसमें और विभक्तियों के जैसे या और कारक के जैसे बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद बस सिर्फ षष्ठी विभक्ति बची हुई है, तो षष्ठी विभक्ति का हमारा ये कारक वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रत्यय और ट्रांसलेशन, वाच्य परिवर्तन, इसके ऊपर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये व्याकरण वाला पूरा पोर्शन हमारा संस्कृत का कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ में। जो जितना थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा उस देखेंगे उसमें कितना टाइम लग रहा है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये इस वाले पॉइंट्स के आप नोट्स बना के अच्छे से इसको लर्न करिएगा। जिन और बच्चों को जहाँ पर संस्कृत की नहीं पढ़ाई हो पा रही किसी भी कारण से, वहाँ पर उन बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।